Hello everyone, this is Gobind Singh Negi and welcome to my channel Economics with Gobind Sir. So student, this is the macroeconomics chapter wise important topics. अब हम बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हैं. आने वाले 20 से 25 डेज के अंदर हमने पूरे दोनों बुक इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट और मैक्रो इकोनॉमिक बुक्स को कवर करना है. लेकिन ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है. आप पढ़ाई करोगे तो इनको स्पेशली आपने फोकस रखना है. तो चैप्टर 1 से हमने शुरू कर रखा है मैक्रो इकोनॉमिक्स का, दैट इज सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स. इस चैप्टर के अंदर आपको पढ़ना है टाइप्स ऑफ गुड्स. हमें पता है अकॉर्डिंग टू एंड यूज क्लासिफिकेशन देयर आर टू टाइप्स ऑफ गुड्स, फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स. और जो हमारा फाइनल गुड्स है वो कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स के हिसाब से हमने इसको डिस्कस कर रखा है. तो हमारे एग्जाम में क्या आता है कि आपको गुड्स दिया रहेगा, डेफिनेशन दिया रहेगा, आपको बताना पड़ेगा कि ये कौन सा वाला गुड्स है और उसके आपको रीज़न भी बताना पड़ेंगे. दूसरा आपने इसमें पढ़ना है दैट इज स्टॉक एंड फ्लो कॉन्सेप्ट, कि कौन कौन सा स्टॉक होता है, कौन कौन सा फ्लो कॉन्सेप्ट है. ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से हमारा 1 मार्क्स के क्वेश्चन को वो कवर करेंगे. थर्ड एंड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दैट इज सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम बाय 2 सेक्टर. आपको पढ़ना है क्योंकि हमारे कोर्स में सिर्फ 2 सेक्टर है, तो 2 सेक्टर के बारे में पढ़ना है. सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, जिसमें आपको पता है हमारे एक हाउस होल्ड सेक्टर हो गया और एक हमारा क्या हो गया, प्रोडक्शन सेक्टर. तो चैप्टर नंबर 1 से सिर्फ इतना ही स्पेशल फोकस करना है. अब आते हैं चैप्टर नंबर 2 दैट इज नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट. इसके अंदर आपको टॉपिक्स पढ़ना है रियल एंड नॉमिनल जीडीपी. रियल जीडीपी क्या क्या होता है और नॉमिनल जीडीपी क्या क्या है. सेकंड है दैट इज जीडीपी एंड वेलफेयर. इसको तो आप मान लीजिए कि ये परमानेंट क्वेश्चन आएगा कि जीडीपी और वेलफेयर का क्या इम्पैक्ट है, क्या जीडीपी बढ़ने से हमारी वेलफेयर भी बढ़ती है या कैसा रिलेशन है, या क्या क्या इनके बीच में कुछ खासियतें आ जाती हैं. थर्ड आता है कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रीन जीएनपी. ग्रीन जीएनपी वो है कि हमारे इन्वायरमेंट को बिना ज़्यादा पॉल्यूट किए हमने जो डेवलपमेंट करना है वो चीज़ आएंगे हमारे ग्रीन जीएनपी के अंदर. फोर्थ आता है हमारा चैप्टर नंबर 3 आया दैट इज मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम. यहाँ पर कैलकुलेशन के बारे में पूछा जाएगा. नेशनल इनकम का कैलकुलेशन क्या क्या करना है और क्या क्या हमें ध्यान रखना चाहिए. तो बोर्ड का ये फेवरेट क्वेश्चन भी रहता है, व्हाट आर द प्रिकॉशन. मतलब जब नेशनल इनकम का हम कैलकुलेशन करते हैं तो हमें क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, चाहे वो इनकम मेथड से हो, चाहे वो एक्सपेंडिचर मेथड से हो, चाहे वो प्रोडक्ट मेथड से. तो यहाँ पर प्रिकॉशन की बात बोला हुआ है, इस चीज़ को थोड़ा फोकस करना है. नेक्स्ट दैट इज ए कैलकुलेशन. जो बात हमारा 6 नंबर के ज़्यादा संभावना है ऐसे क्वेश्चन आने की कि नेशनल इनकम का कैलकुलेशन करना है, इसे एनएनपीएफसी या एनवीएएफसी. एनएनपीएफसी हमने इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड से करते हैं, एनवीएएफसी हमारा प्रोडक्ट मेथड से इसका डाटा को कैलकुलेशन करते हैं. नेक्स्ट आता है हमारा चैप्टर नंबर 4 दैट इज मनी एंड बैंकिंग. इजी चैप्टर है. फर्स्ट आता है इसमें बार्टर सिस्टम क्या है और उसके क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं. तो वो कोई एक प्रॉब्लम्स आपको दे देगा और उसके बाद बताएगा कि इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कीजिए. सेकंड है मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई. यहाँ से पॉसिबिलिटी थोड़ा कम है लेकिन हमें M1 को स्पेशल यहाँ पर फोकस करना है. थर्ड दैट इज मनी क्रिएशन, जिसको हमने क्या बोला, क्रेडिट क्रिएशन ऑफ कॉमर्शियल बैंक. क्रेडिट क्रिएशन का जो वो टेबल है बार बार पूछता है, सीबीएसई ने इस बार के सैंपल पेपर में भी वो रिलीज कर रखा था. तो कॉमर्शियल बैंक के क्रेडिट क्रिएशन वाले प्रोसेस का यहाँ पर ध्यान रखना है. और लास्ट बट नॉट अ लीस्ट आरबीआई के फंक्शन. एक फंक्शन आपके पेपर में आएगा और उसी फंक्शन से वो आपको सॉल्व करने के लिए बोल देगा. नेक्स्ट है हमारा चैप्टर नंबर 5 दैट इज एग्रीगेट डिमांड एंड सप्लाई रिलेटेड कॉन्सेप्ट. इसमें ये बोर्ड का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड. एग्रीगेट डिमांड के क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, ओपन इकोनॉमी में क्या है, क्लोज्ड इकोनॉमी में क्या है, 2 सेक्टर में क्या है और 4 सेक्टर में क्या क्या है. कंपोनेंट्स की बात है, यहाँ से पॉसिबिलिटी है ज़्यादा क्वेश्चन आएगा क्योंकि हर बार बोर्ड यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है. नेक्स्ट है दैट इज डेरिवेशन. आपने डेरिवेशन वाला क्वेश्चन देखा होगा
कि कंजप्शन फंक्शन सेविंग फंक्शन से कैसे बनेगा या सेविंग फंक्शन कंजप्शन फंक्शन से कैसे बनेगा। तो इनका डेरिवेशन आएगा आपके एग्जाम में, तो उसको आपने थोड़ा सा फोकस करना है डायग्राम से भी। अगला आता है रिलेशनशिप बिटवीन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड प्रोपेंसिटी टू सेव। यहाँ से थ्योरी भी बन सकता है और कैलकुलेशन भी बन सकता है। ज़्यादा पॉसिबिलिटी यहाँ पर से कैलकुलेशन वाला है, y इक्वल टू सी प्लस एस या सी प्लस आई वाला कॉन्सेप्ट। अब आते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 6, शॉर्ट रन इक्विबिलियम कॉन्सेप्ट। शॉर्ट रन इक्विबिलियम वाला पॉइंट बनाना है। तो फर्स्ट आएगा हमारा डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विबिलियम थ्रू सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच या एडी और एएस अप्रोच। 100% पॉसिबिलिटी है यहाँ से आपके पास क्वेश्चन आएगा कि एस और आई वाले में इक्विबिलियम बताइए, एडी और एएस वाले में हमें क्या बनाए, इक्विबिलियम बताइए। नेक्स्ट है, आ सकता है ये वर्किंग ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का वर्किंग कैसा है, जो वो पूरा हमारा टेबल बनता है वाला कॉन्सेप्ट को यहाँ पर आपसे कह सकता है। नेक्स्ट आता है हमारा दैट इज ए चैप्टर 7, प्रॉब्लम ऑफ डेफिशिएट एंड एक्सेस डिमांड। एक्सेस डिमांड और डेफिशिएट डिमांड, जो आपको पता है एक्सेस डिमांड को हम इन्फ्लेशनरी गैप बोला हुआ है, डेफिशिएट डिमांड को हमने क्या बोला, डिफ्लेशनरी गैप बोला। जब इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन होता है तो उसको मेजर्स टू कंट्रोल या मेजर्स टू करेक्ट कैसे किया जा सकता है, यहाँ से भी पॉसिबिलिटी है कि आपके पास क्वेश्चन बनेगा। नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 8, दैट इज गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी। यहाँ से जो बोर्ड का सबसे पसंदीदा क्वेश्चन है, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स, क्या गवर्नमेंट बजट के क्या क्या ऑब्जेक्टिव है, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम हो गया है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी वगैरह हो गया। तो ये चीज़ें यहाँ पर से एक ऑब्जेक्टिव आपके पास आएगा, आपने उसे याद करना है। नेक्स्ट है बजट डेफिशिएट। बजट डेफिशिएट के अंदर हमें पता है कि क्या क्या चीज़ आएगा, रेवेन्यू डेफिशिएट, फिस्कल डेफिशिएट और प्राइमरी डेफिशिएट। अब कुछ सालों से बोर्ड ने यहाँ पर से कैलकुलेशन भी पूछना शुरू कर दिया, लेकिन हमें तैयार रहना पड़ेगा कैलकुलेशन प्लस थ्योरी वाला पोर्शन के लिए भी। मैक्रो इकोनॉमिक्स का लास्ट चैप्टर है फॉरेन एक्सचेंज रेट एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट। देखो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के बारे में पूछेगा, उसके क्या क्या सोर्सेस हैं, क्या क्या डिमांड है कि फॉरेन करेंसी हमारे पास कैसे आएगा, फिक्स एक्सचेंज क्या है, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज क्या है, मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज क्या है, वो यहाँ पर से आ जाएंगे। नेक्स्ट है दैट इज अ कंपोनेंट्स ऑफ बीओपी, बैलेंस ऑफ पेमेंट के क्या क्या कंपोनेंट्स वगैरह होते हैं, और इक्विबिलियम और डिसइक्विबिलियम बताइए बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्या क्या चीज़ें, चाहे सोशल फैक्टर हो, चाहे इकोनॉमिकल फैक्टर हो, चाहे पॉलिटिकल फैक्टर हो, जिससे हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो क्या बन जाता है, डिसइक्विबिलियम बन जाता है। अब आते हैं हम अपने सेकंड बुक में, दैट इज इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। उसके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में आपको फोकस करना है चैप्टर 1, इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। इसके अंदर आपने पढ़ना है खास तौर पर एग्रीकल्चर सेक्टर हमारा कैसा था और इंडस्ट्रियल सेक्टर कैसा था ब्रिटिशर टाइम्स के ड्यूरेशन में, मतलब 1947 से पहले हमारी इकोनॉमी की एग्रीकल्चर सेक्टर कैसा था और इंडस्ट्रियल सेक्टर कैसा था। प्लस ब्रिटिश यहाँ पर रहे तो उन्होंने कुछ तो पॉजिटिव काम किया होगा, तो दैट इज अ पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन। ब्रिटिशर ने क्या क्या पॉजिटिव चीज़ें हमें दिया, चाहे रेलवे दिया, चाहे रोड दिया, चाहे टेलीकम्युनिकेशन वगैरह दे रखा है, इंफ्रास्ट्रक्चर का व बार्टर सिस्टम से हमें मॉनेटरी सिस्टम वगैरह पर आगे, इन चीज़ों को पॉजिटिव चीज़ें हैं ये। अब आते हैं चैप्टर नंबर 2, इंडियन इकोनॉमी 1950 से लेकर 1990 तक। ये जरूर पढ़ लेना, दैट इज ए गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लानिंग इन इंडिया। इंडिया के में जो लॉन्ग टर्म प्लानिंग हमारा सेल्फ मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस हो गया, मॉडर्नाइजेशन हो गया, इक्विटी एंड इक्वलिटी हो गया, जीडीपी ग्रोथ वगैरह हो गया, ये चीज़ें यहाँ पर पढ़ना है। अगला है मेजर्स लैंड रिफॉर्म, भूमि सुधार हमने क्या क्या कर रखा था। ग्रीन रिवॉल्यूशन के बारे में ये हर क्लास में हम ऑलरेडी पढ़ के आ रहे हैं ग्रीन रिवॉल्यूशन क्या होता है, लेकिन फिर भी आपको यहाँ पर याद रखना है। SSI स्मॉल स्केल इंडस्ट्री और फॉरेन ट्रेड के बारे में पढ़ना है कि विदेशी इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन था या एक्सपोर्ट सब्स्टिट्यूशन था, वो किस हिसाब से बना हुआ था हमारा, और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में कितना पैसे की ज़रूरत होती थी, कौन सी कमिटी वगैरह बन रखी, दैट इज SSI। अब आते हैं हम चैप्टर नंबर 3, दैट इज न्यू इकोनॉमी रिफॉर्म्स 1991।
1991 के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के रीज़न क्या क्या थे, क्यों पड़ी हमें इसकी ज़रूरत। हमें लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन के बारे में खास तौर पर पढ़ना है। लिबरलाइजेशन में हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर में क्या दिया, फाइनेंस में क्या दिया, टैक्स में क्या दिया, फॉरेन रिफॉर्म्स में क्या हुआ। ग्लोबलाइजेशन में WTO आया, गेट वगैरह आ गया, IMF वगैरह आ गया, वर्ल्ड बैंक वगैरह आ गया। इनके क्या क्या पॉजिटिव और क्या क्या नेगेटिव इम्पैक्ट के बारे में भी यहाँ पर बताया गया है। नेक्स्ट आता है चैप्टर 4, दैट इज ए ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। ह्यूमन कैपिटल में ह्यूमन कैपिटल किसे बोलते हैं, फिजिकल कैपिटल किसे बोलते हैं। अगला पसंदीदा क्वेश्चन है बोर्ड का, सोर्सेस ऑफ ह्यूमन कैपिटल 4 हैं हमारे। एक्सपेंडिचर ऑन इंफॉर्मेशन, एक्सपेंडिचर ऑन माइग्रेशन, एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ, ऑन द जॉब ट्रेनिंग। तो ये सोर्सेस आपके पास पॉसिबिलिटी है आने के लिए। अगला आता है एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर हमारा कैसा था, उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। अब आते हैं हम चैप्टर नंबर 5, दैट इज ए रूरल डेवलपमेंट, ग्रामीण विकास। ग्रामीण विकास के अंदर हमने क्या क्या प्रोसेस है, रूरल डेवलपमेंट के क्या क्या प्रोसेस हैं, क्या क्या चीज़ें की हमें ज़रूरत पड़ती हैं, कहाँ से पैसा आएगा गांव में, सोर्सेस ऑफ रूरल क्रेडिट कि इंस्टीट्यूशनल से होगा कि नॉन इंस्टीट्यूशनल से सोर्सेस वगैरह से मिलेगा, या रिलेटिव से लेंगे या लैंडलॉर्ड वगैरह से ले लेंगे। अगला आता है एग्रीकल्चरल मार्केटिंग एंड डाइवर्सिफिकेशन। एग्रीकल्चरल मार्केटिंग मतलब बीज लगाने से लेकर जो प्रोडक्शन है आपके हाथ तक पहुंचने के बीच का जो भी प्रोसेस होता है, दैट इज कॉल्ड एग्रीकल्चरल मार्केटिंग। डाइवर्सिफिकेशन में हॉर्टिकल्चर आ गया, एनिमल हस्बेंड्री आ गया, फिशरी आ गया, वाइट रिवॉल्यूशन वगैरह आ गया। ये सब चीज़ें बागवानी फसल वगैरह यहाँ पर आ जाएंगे। नेक्स्ट सबसे इम्पॉर्टेंट दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग। क्या क्या ऑर्गेनिक फार्मिंग के क्या क्या चीज़ें हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, प्रेजेंट यूज़ को करो और भविष्य के लिए भी बचा के रखा करो, दैट इज अ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 6, दैट इज ए एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट के अंदर ये 1 नंबर के लिए क्वेश्चन पक्का आएंगे। वर्कर क्या होता है, लेबर क्या होता है, लेबर फोर्स क्या होता है, वर्क फोर्स क्या क्या हो जाते हैं। फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट के पार्ट आ जाएंगे कि यहाँ पर से वो आपको डायग्राम देगा, डायग्राम से पॉसिबिलिटी है क्वेश्चन आने के लिए कि बाय जेंडर के हिसाब से बताओ, बाय रीजन के हिसाब से बताओ, बाय सेक्टर के हिसाब से बताओ, बाय एरिया वगैरह के हिसाब से बताओ क्यों एम्प्लॉयमेंट अलग अलग है। और अगला आता है कॉजेस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी के क्या क्या कारण है, सरकार ने कौन कौन सी पॉलिसी चला रखी है जिससे हमारा अनएम्प्लॉयमेंट हो रहा है, या इसको कंट्रोल करने के लिए क्या क्या स्कीम्स वगैरह चल रही हैं। नेक्स्ट आता है हमारा टॉपिक्स है चैप्टर नंबर 7। चैप्टर 7 है इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यहाँ से आपका केस बेस्ड स्टडी आएगा, पिक्टोग्राफी वाले क्वेश्चन आएंगे, इजी टॉपिक्स में गिने जाते हैं। यहाँ स्कोरिंग मार्क्स इसी वाले यूनिट से गिना जाएंगे ज़्यादा कि इन्वायरमेंट का क्या क्या फंक्शन, इन्वायरमेंट क्या क्या बेनिफिट्स हैं और क्या क्या चैलेंजेस हमें अभी भी इन्वायरमेंट में देखने को मिल रहा है। केस बेस्ड स्टडी है, डायग्राम है, गलती से भी क्वेश्चन ना छोड़ना क्योंकि यहाँ पर आपको बेनिफिट्स ऑफ मार्क्स इसी वाले यूनिट में मिल जाता है। लास्ट हमारा इंडियन इकोनॉमी का लास्ट चैप्टर है, दैट इज अ कंपेरेटिव डेवलपमेंट एक्सपीरियंसेस ऑफ इंडो पाक एंड चाइना। तो आपको बताना है कि डेवलपमेंट कैसा था इंडिया का, क्या क्या स्ट्रेटेजी थे, पाकिस्तान के क्या क्या चाइना के स्ट्रेटेजी थे, GLF कब किया, कैपिटल गुड्स का नेशनलाइजेशन कब किया, 5 ईयर प्लान कब कर रखा है, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स कब हो रखा है, कौन उस टाइम का PM थे। ये चीज़ें डेवलपमेंट के बारे में कंपेरेटिव स्टडी में यहाँ पर आपका एक केस स्टडी आने की पॉसिबिलिटी है। और लास्ट है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कि इनको किस किस पैरामीटर में, कोई सा भी वो आपको 2 कंट्री दे देगा और उनसे आपको मेजर करने बोलेगा कि इनके बीच में आपने क्या करना है, कंपेयर करना है। इनका HDI रैंक कितना है, इनका डेमोग्राफिक प्रोफाइल कैसा है, इनका सेक्स रेशियो के बारे में बताइए, इनका लिटरेसी रेट्स के बारे में बता दीजिए, इनकी पर कैपिटा इनकम वगैरह के बारे में बताएं। तो ये सब आपको कंपैरिजन करने के लिए टेबल बना के देगा वो ऑलरेडी, उसमें लिखा होगा सब कुछ, आपने बस उसको ऑन वर्डिंग में उसे लिखना है। तो ये दोनों बुक के मैंने आपको सिलेबस बता दिए हैं, मेन पॉइंट कवर करा दिए हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आगे आने वाले दिनों में इन चीज़ को हम फोकस करेंगे। कुछ टॉपिक्स के तो वीडियो ऑलरेडी बना रखे हैं, कुछ के अभी हम बनाएंगे, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि इन टॉपिक्स को जरूर पढ़ के जाना आगे आने वाले 20 दिन। अगर आप देखोगे एक दिन में 2 टॉपिक भी याद करोगे तो ये आपका दोनों कोर्स का हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब आप अच्छे से अच्छा नंबर स्कोर कर सकते हैं आने वाले 19 मार्च के लिए। कल से हम एक एक टॉपिक को इसको डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।